हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजल आपका मैं अपने YouTube चैनल नितिन सर क्लासेस के ऊपर स्वागत करता हूं। आज जो चर्चा का विषय है वो 31 जुलाई 2020 के द हिंदू के कंप्लीट एनालिसिस की बात की जाएगी यहाँ पर। और अब देखिए कि इसमें देखते हैं कि आज का विषय क्या क्या है। पहला जो एडिटोरियल है या पहला संपादकीय कह लीजिए, तो इसमें बात की जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 2020 की, और दूसरा जो आर्टिकल है वो भी एजुकेशन पॉलिसी से ही संबंधित है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है और भास्कर रामामूर्ति के द्वारा लिखी गई है। और दूसरे एडिटोरियल में देखें तो फिर चर्चा है सेरोलॉजी टेस्ट जो कि मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में और अन्य राज्यों में करवाई गई है, उसके बारे में चर्चा है। उसके क्या प्रोस एंड कॉन्स हैं, क्या पक्ष में बात होगी और विपक्ष में बात होगी। इसके अलावा देखिए कि अगली जो चर्चा है वो क्या गवर्नमेंट को टेलीकॉम सेक्टर के साथ थोड़ी रियायत बरतनी चाहिए, इसके बारे में भी देखेंगे कि अलग अलग पहलू क्या है। और पांचवा जो हमारा है वो कि ये सामाजिक मुद्दे से संबंधित है। और जैसे लॉकडाउन हुआ 1 मई से शुरुआत की गई, धीरे धीरे जो आपने देखा कि एक तरीके से ढील देने की 3 कैटेगरी में बांट दी गई है पूरे के पूरे जोन को। यदि भारत की यदि बात की जाए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को, और उसके अंदर अलग अलग क्षेत्रों को, एक रेड जोन में, एक ऑरेंज जोन में और तीसरा ग्रीन जोन में, तो देखेंगे कि उसमें जो घरेलू हिंसा हुई है उसके बारे में क्या रिपोर्ट है। और लास्ट जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि 33% तक की गिरावट आई है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अर्थव्यवस्था में 1 तिमाही के अंदर, वो भी कोविड-19 के कारण से। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और पहला क्या है एडिटोरियल, ये गवर्नेंस से रिलेटेड है, जीएस पेपर सेकंड में आपके काम आ सकता है यूपीएससी के सिलेबस के मुताबिक यदि बात की जाए तो। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसा कि आपको पता है कि एजुकेशन की बात करें तो वो कंकरेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में आता है, और समवर्ती सूची में जो भी विषय रखे जाते हैं उसके ऊपर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है और साथ में पॉलिसी भी डिसाइड कर सकती है। लेकिन यदि राज्य का कानून केंद्र के कानून के खिलाफ जाए, या राज्य के द्वारा बनाई गई कोई नीति है या पॉलिसी है वो केंद्र के बनाई गई नीति के खिलाफ जाए, तो जिस हद तक राज्य की नीति या कानून केंद्र के नीति या कानून के खिलाफ जाती है ना, उस हद तक वो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता। तो एक बात तो है कि भाई केंद्र के पास इस मामले में तो ज़्यादा अधिकार हैं, लेकिन फिर भी यदि ग्राउंड लेवल की बात की जाए, ज़मीनी हकीकत की बात की जाए, ग्राउंड लेवल पे यदि इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ज़रूरत क्या पड़ेगी, सभी राज्यों को साथ लेने की। अन्यथा ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो अंत में लागू नहीं हो पाएगा जिस हद तक लागू होना चाहिए। तो देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, पहला कि सेंटर को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कहीं ना कहीं राज्यों को क्या करना पड़ेगा, आश्वस्त करना पड़ेगा। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इसकी घोषणा की, और अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नई शिक्षा नीति 21वीं शताब्दी की जो ज़रूरत है उसके हिसाब से 21वीं शताब्दी की ज़रूरतों के मुताबिक है, और फेडरल सेटअप के अंदर या संघीय व्यवस्था के अंदर एजुकेशनल रिफॉर्म या शिक्षा से संबंधित जो सुधार है, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्यों की ज़रूरत पड़ती है। अब केंद्र के लिए ये बड़ा मुश्किल सा काम है कि सभी राज्यों को ऑन बोर्ड लेना, साथ लेना और साथ चलना। अब पॉलिसी के अंदर देखी जाए तो बात है कि एक तो जो शिक्षा जिस ढंग से दी जाती है, शिक्षण शास्त्र की यदि बात करी जाए, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उसको खत्म किया जाए। इसके बाद स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटीज़ है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर और पब्लिक सेक्टर के अंदर देखी जाए तो जो सुविधाएं हैं वो फिजिकल एमिनिटीज़ की बात की जाए या ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए तो दोनों में फ़र्क रहता है। डिजिटल डिवाइड है, इंफ्रास्ट्रक्चर में फ़र्क है, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कम करने के ऊपर जोर डाला गया है। और साथ में जो असमानता है, गैर बराबरी है, उस गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सके। और फिर देखिए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा
क्या है, कमर्शलाइजेशन या शिक्षा का व्यवसायीकरण हो चुका है और उसको खत्म करने की ज़रूरत है। 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके सबसे बड़ी खासियत क्या है कि एक तो 1986 के बाद 34 वर्ष के बाद ऐसा कोई एजुकेशन पॉलिसी आया है जो कि ओमनीबस है। ओमनीबस मतलब सारे पहलुओं को इसके अंदर शामिल किया गया है, ठीक है, और जो सो हैज़ टू कंटेंड विद द मल्टीपल क्राइसिस इन द सिस्टम। तो जब सारे पहलुओं को इसके अंदर समाहित किया गया तो बहुत सारे जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, खास करके इसको इम्प्लीमेंट करने के लेवल पे। प्राइमरी स्कूल के लेवल पे यदि बात की जाए तो जो पुअर लिटरेसी है, शिक्षा का स्तर कम है, और न्यूमरेसी का आउटकम कहने का मतलब जो संख्या गणित के जोड़ घटाव इसकी यदि बात हम समझें तो उसमें जो छात्र और छात्राएं हैं प्राथमिक शिक्षा के स्तर पे वो काफ़ी पीछे जा रहे हैं। और 8वीं के बच्चे के बारे में कहा जाता है कि वो दूसरी तीसरी क्लास की मैथमेटिक्स की गणना नहीं कर पा रहे हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया। अब देखिए कि मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल लेवल पे, यानी कि माध्यमिक और जो सेकेंडरी स्कूल लेवल की बात की जाए तो यहाँ पर ड्रॉप आउट लेवल बहुत ज़्यादा है, यानी कि बच्चे इनरोलमेंट तो करवाते, दाखिला तो करवाते, लेकिन बाद में वो क्या कर देते, स्कूल छोड़ देते हैं और इस कारण से उनकी शिक्षा आगे कंटिन्यू नहीं रह पाती है। एजुकेशन सिस्टम फेल टू मीट द एस्पिरेशन फॉर द मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स, और जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसके अंदर बहुत सारे विषयों को साथ में लेके एक साथ चला जाए, ऐसी व्यवस्था थोड़ी सी अच्छे ढंग से नहीं हो पाई है, और हो भी पाई है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है। स्ट्रक्चर लेवल पे देखें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें जो सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने लायक बात है वो देखिए क्या है, इंट्रोडक्शन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन फ्रॉम एज 3, मतलब 3 साल से शुरुआत कर दी जाएगी शिक्षा की। शुरुआत पहले इससे 5 साल के आसपास जो आधिकारिक तौर से रखा गया था, और स्कूल के बोर्ड का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होगा। और ये जो रट्टाफिकेशन कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, या फिर जो रॉट मेमोरी या जो यादाश्त करते रहते हैं चीज़ों को, उसके ऊपर जोर कम डाला जाएगा और लर्निंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा ताकि बच्चे इन चीज़ों को सीख सकें। और अभी तक 3 साल का डिग्री कोर्स होता था, अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स की बात करें तो अब 4 साल के अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स की व्यवस्था की गई है। और इसके बाद जो मैथमेटिकल स्केल या उसकी स्किल की बात की जाए तो उसमें सुधार लाने की कोशिश की जाएगी, और एक हायर एजुकेशन कमीशन गठित किया जाएगा जो कि इन चीज़ों के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर ध्यान रखेगा, उसको रेगुलेट करेगा। अब देखिए प्रोग्रेस, अब ये सारा कुछ तो होगा। अब इस नई शिक्षा के नीति के तहत जीडीपी के 6% उधर मुहैया करवाने की बात की गई है, आवंटन करने की बात की गई है। तो ये डिपेंड करता है कि केंद्र और राज्य सरकार अपने जीडीपी का 6% डिलीवर करती है या नहीं करती है। अब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन देखिए, यानी कि जिस भाषा में पढ़ाई जाएगी, तो कहा यह जा रहा है इसके अंदर कि क्लास 5 तक हो सके तो कम से कम ये देखा जाए कि होम लैंग्वेज में या मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में, यानी कि जो उसका मातृभाषा है या जो क्षेत्रीय भाषा है, जो वहाँ की भाषा है उसमें, और 8वीं कक्षा तक तो प्रेफरेबली ये होना चाहिए। इवन कि उसके बाद भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में क्या किया जा सके, इंस्ट्रक्शन दिया जा सके, यानी कि शिक्षा दी जा सके। अब देखो कि ये एक लंबे समय तक लोगों का मानना था कि इतने बड़े देश में जहाँ पे की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में लोग जाते हैं, और एक क्षेत्र में बोली अलग है, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, और उसके बाद जब तक लैंग्वेज नहीं सीखेंगे, लैंग्वेज को सीखने का ऑप्शन नहीं होगा, विकल्प नहीं होगा स्टूडेंट्स के पास, तो एक मतलब नेशनैलिटी जैसी बात नहीं आ पाएगी। जैसे चेन्नई की यदि बात की जाए और तमिल बैकग्राउंड के बच्चे हैं
यदि उनको हिंदी या इंग्लिश या फिर जो क्षेत्रीय भाषा या मगही कह लीजिए या फिर आप ठीक है बोडो कह लीजिए, संथाली कह लीजिए, तो ये भाषाएं सीखने की आज़ादी होनी चाहिए, तब जाके एक नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय स्तर पे एकता जैसी बात हो सकती है। अब देखिए कि अब तक क्या किया जा रहा है कि इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है और इसके पीछे ऐतिहासिक कारण है। अब जो अच्छी अच्छी बातें हैं 2020 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो बच्चों को सरकारी स्कूल में जो ब्रेकफास्ट दिया जाएगा वो ऊर्जा से भरपूर रहेगा, ऐसे डाइट दिए जाएंगे जिससे कि उनको एनर्जी मिले, और जो मध्याह्न में जो भोजन दिया जाएगा उसमें पोषक तत्व ज़्यादा होंगे। इसके बाद एक इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा। इंक्लूजन फंड के अंदर जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये फंड की व्यवस्था की गई है। अब देखिए कि राइट टू एजुकेशन को ज़रूरत क्या है उसको सही ढंग से मेज़र किया जाए। अब मान लीजिए कि आर्टिकल 21A के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दे दी गई 6 से 14 साल के बच्चों को, लेकिन इससे क्या होगा जब तक हम इस चीज़ को मेज़र ना कर पाए, माप ना पाए कि आखिर हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट क्या है, क्या सभी को शिक्षा मिल पा रही है नहीं मिल पा रही, जब तक ये चीज़ें हमारे पास उपलब्ध नहीं होगी हम कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं होंगे, खास करके बेहतर, और इसके लिए इसकी प्रॉपर मेज़रमेंट ज़रूरी होती है। अब देखो कि अब जब मेज़रमेंट के मापदंड भी बना लिए गए तो उसके बाद भी जो इसमें कठोरता होनी चाहिए वो कठोरता नहीं दिखती, कम से कम इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एसेस इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन, और उच्च शिक्षा में और विद्यालय स्तर पे जो शिक्षा दी जाती है उसका सार्वभौमिकीकरण किया जाए, यानी कि सभी को ये उपलब्ध करवाया जाए। इसको मापने में अभी भी जो कठोरता दिखाई जानी चाहिए, रिगरस दिखानी चाहिए, मापदंड के मुताबिक है या नहीं है, वो अभी भी नहीं दिखलाई जा रही है। अब देखें कि इसके बाद एक मुद्दा है कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फ़ी के बारे में। तो जो फ़ी का रेगुलेशन है, चूँकि शिक्षा क्या है कंकरेंट लिस्ट के अंदर है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है, तो अधिकतर राज्यों में फ़ी रेगुलेशन जैसे कुछ न कुछ रेगुलेटर हैं, नियामक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्राइवेट स्कूल के द्वारा, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के द्वारा जो मुनाफाखोरी जैसी बात की जाती है वो उस पर अंकुश नहीं लगाया जा चुका गया है। तो और ये इसलिए भी हो रहा है कि इनको जो डोनेशन दी जाती है बहुत दफ़े वो बैकडोर से दे दी जाती है और अनअकाउंटेड रहती है, मतलब उसका कोई लेखा जोखा में मेंशन नहीं होता है। तो इस कारण से जो कुछ भी इस लेवल पे जो मुनाफाखोरी या ठीक है इसकी बात हो तो वो अभी भी बदस्तूर जारी है। अब देखो इसके बाद एक नेशनल हायर एजुकेशन, जो कि नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल बनाया जाएगा, और ये सबसे ऊंची संस्था होगी जो कि कंट्रोल करेगी पूरे जो शिक्षा प्रणाली है उसको। तो इतनी बात तो तय है कि राज्य सरकार इसका विरोध करने जा रही है, खास करके शुरुआत में, जैसा कि आपने जीएसटी के केस में भी देखा था। और इसी हिसाब से एक और क्या बनाया जाएगा, नेशनल बॉडी फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक निकाय बनाई जाएगी और इसका डेडलाइन जो है 2025 तक रखा गया। कब तक रखा गया है? 2025 तक, कि इसमें 2025 तक यूनिवर्सल लिटरेसी दे दी जाएगी, मतलब सभी को शिक्षा मिल जाए और साथ में संख्या गणित के बारे में जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी चीज़ें सीख पाएँ। विल डिटरमाइन प्रोग्रेस एट द हायर लेवल, और क्या 2025 तक जो ये टारगेट रखा गया है कि यूनिवर्सल लिटरेसी हो न्यूमरेसी के अंदर, संख्या गणित के अंदर, वो हो पाएगा? यदि हो पाएगा तो नई शिक्षा नीति बहुत हद तक सफल रहेगी, क्योंकि यही एक आधार बनता है उन बच्चों का जो कि आगे की तरफ हायर एजुकेशन में
जाएंगे। अब देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा लेख है जो कि भास्कर रामामूर्ति के द्वारा लिखा गया, डायरेक्टर हैं ये आईआईटी मद्रास के। तो देखिए है क्या, और इसमें प्रोस एंड कॉन्स की बात की गई है, पक्ष विपक्ष दोनों में बात रखी गई है। तो देखिए एन एजुकेशन पॉलिसी दैट इज स्वीपिंग इन द विजन, इनका ये मानना है कि एक ऐसी शिक्षा नीति लाई गई है जिसके कि दूरगामी अच्छे परिणाम होंगे। पहला पॉइंट इसमें देखें कि लोग जो वंचित हैं, वंचित से वो किसकी तरफ बढ़ेंगे, विकास की तरफ बढ़ेंगे। और अब तक 4 मेजर इनिशिएटिव लिए जा चुकी है, शुरुआत या पहल की जा चुकी है हमारे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से, और ये 34 साल के बाद कोई एक शिक्षा नीति लाई गई है जो कि ओमनीबस या कॉम्प्रिहेंसिव या इतना व्यापक है। और 1992 में उसको मॉडिफाई ज़रूर किया गया था। अब देखिए है क्या क्या इसमें, इसमें 2 कमेटी खास तौर से इसमें काफ़ी भूमिका रही है। और देखिए कि ये पूरे के पूरे शिक्षा क्षेत्र का इसमें क्या है, चर्चा है और इसके बारे में पॉलिसी है, चाहे वो प्री स्कूल लेवल से डॉक्टरल स्टेज की बात कर लें, यानी कि जो नर्सरी स्कूल से लेके डॉक्टरेट लेवल पे सारी शिक्षा इसमें कवर होगी। प्रोफेशनल डिग्री की बात की जाए या वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जाए, ये भी इस चीज़ के अंदर आ जाएगा। वोकेशनल ट्रेनिंग कहने का मतलब ऐसी शिक्षा जिससे कि लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके, ठीक है। अब देखिए कि 21वीं शताब्दी की यदि बात की जाए, ठीक है, ज़रूरत क्या है, मोबिलिटी की, एक जगह से दूसरे जगह जाने की, फ्लेक्सिबिलिटी भी होना चाहिए, क्लियर, लचीलापन भी होना चाहिए, और साथ में वैकल्पिक तौर तरीके भी मौजूद होने चाहिए सीखने के। ना भारत की यदि बात की जाए तो इसके सामने बहुत चुनौतियां हैं। पहली चुनौती क्या है कि इसके पास संसाधन कम है और क्षमता कम है। फिर खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात की जाए, और बहुत सारे लोगों की क्या है, मातृभाषा है और इस कारण से भी दिक्कत आती है। लिंक लैंग्वेज जो कि मातृभाषा से किसको जोड़े, इंग्लिश को जोड़े, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वीकार्य भाषा है बहुत जगह पे, उसकी कमी है। फिर एक मिसमैच वाली स्थिति है कि नॉलेज और स्किल जो दिया जाता, ठीक है, मतलब जो ज्ञान की बात की जाए और कौशल की बात की जाए, वो जो दी जाती है और जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, इस दोनों के बीच में क्या है, फर्क है। अब देखिए जो इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें, जो सबसे बड़ी बात आप कह सकते हैं कि स्कूल शिक्षा के अंदर 5+3+3+4 का मॉडल। अब ये है क्या एजुकेशनल सिस्टम, ये समझिए। तो सबसे पहले देखिए कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है कि 10 साल तक, ठीक है, की शिक्षा दी जाएगी शुरुआत में 6 से 16 वर्ष के उम्र में। फिर 2 साल की और शिक्षा दी जाएगी 16 से 18, और तब तक बच्चे 12वीं पास कर जाते हैं। अब क्या किया गया है कि अलग अलग स्टेजेस तय किए गए हैं। सबसे पहला स्टेज जो है उसमें 5 साल दिए जाएंगे, और वो क्या है, फाउंडेशनल स्टेज, जहाँ पर एक मौलिक शिक्षा दी जाएगी। और ये शुरुआत में 3 साल हो सकता है कि आंगनवाड़ी हो या प्री स्कूल हो शहरों में, या बाल बाटिका हो, क्लियर, एज 3 से 6 तक के बीच में। अब देखिए कि शुरुआत के 3 साल के से यहाँ रखे जा सकते हैं, और उसके बाद देखिए कि अगला 2 साल जो होगा, जिसमें 6 से 8 वर्ष, ये पहली और दूसरी कक्षा में होंगे, क्लास में होंगे। फिर क्लास 3 से 5 की यदि बात की जाए तो ये प्रिपरेटरी लेवल का है, मतलब आगे के लिए जो मध्यम स्तर का जो स्कूली शिक्षा होगी, उस स्तर की शिक्षा के लिए यहाँ पर तैयार किया जाएगा बच्चों को। और 3 से 5 साल के हैं, और एज यहाँ पर 18 से 11 की है। अब देखो तो आपने देखा 5 ये हुआ, 3 ये, अब अगला 3 क्या है, मिडल वाला। इसमें क्लास 6 से 8 की है, और बच्चे 11 से लेकर 14 की उम्र में होंगे, ये 3 साल। और अंतिम 4 साल जो रखा गया है वो 14 से 18 का रखा गया है।
और ये 4 साल दिए गए हैं, और ये सेकेंडरी लेवल का है, और इसमें 9 से 12, ठीक है, 4 साल में, ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं ये करनी है। तो एक तरीके से ये नीचे से ऊपर का क्या है, पिरामिड है। अब देखिए कि समझते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले फाउंडेशनल स्टेज, जैसा कि देखा आपने कि इसमें 5 साल, इसमें मल्टी लेवल अलग अलग स्तरों पे क्या किया जाएगा, उनको खेलना सिखलाया जाएगा, कुछ वो क्रियाकलाप करेंगे जिसमें कि वो सीख पाएँ बच्चे, ये 5 साल तक। फिर आपने देखा प्रिपरेटरी स्टेज में, यहाँ भी खेलेंगे, साथ में कुछ चीज़ों को खोज भी करेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाई जाएगी जो कि काफ़ी इंटरेक्टिव हो, एक दूसरे के साथ बातचीत हो क्लासरूम के अंदर, ये 3 साल। इसके बाद मिडिल स्टेज आता, यहाँ पर उनको एक्सपेरिमेंट करना सिखलाया जाएगा, कुछ प्रयोग करें, उसके माध्यम से कुछ सीखें, खास करके साइंस में मैथमेटिक्स की भी बात की जाए, आर्ट्स की भी बात की जाए, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ की। और फिर अब देखिए कि 5+3+4 देखिए, और जो सबसे अंतिम स्तर है वो सेकेंडरी स्टेज का है, ठीक है, यहाँ पर 4 साल दिए गए, इसमें अलग अलग विषय की पढ़ाई करवाई जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किसी चीज़ को आप मानने से पहले उसके तर्क और उसके विपक्ष में जो तर्क है उसको आप समझेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर लचीलापन दी गई है छात्र छात्राओं को कि वो अपने मतलब के सब्जेक्ट को, उनकी जो इच्छा है उसके मुताबिक क्या कर सकें, शिक्षा को ले सकें। अब देखिए कि इस नई शिक्षा नीति के अंदर फॉर्मेटिव ईयर्स में जब 3 से 8 साल के बच्चे होते हैं, जब बच्चों का विकास हो रहा होता है, तो उसको काफ़ी जोर दिया गया है। मदर टंग को या मातृभाषा को 5वीं कक्षा तक काफ़ी जोर दिया गया है, और 3 से 8 साल के जो 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं उनकी यदि बात की जाए तो वो लैंग्वेज सीखेंगे, क्लियर, क्योंकि यहीं पे ये हो सकता है कि मदर टंग जो मातृभाषा है और जो अंग्रेजी है उसको ब्लेंड कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, और जिससे कि बहुभाषी जो चीज़ें मिल पाए छात्र छात्राओं को। और यही हमारे भारतीय शिक्षा तंत्र का क्या होगा, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जिसको कि वर्ल्ड क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, पहचान देगी। अब देखिए अब तक क्या होता रहा है कि जो पूरी की पूरी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें 11वीं 12वीं जाते जाते जो विद्यार्थीगण हैं उनके पास या तो आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस लेने का क्या होता है, विकल्प होते हैं। अब दिक्कत सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के साथ नहीं है, उनके माँ बाप के साथ भी है, क्लियर, वो अभी चर्चा करते हैं। होता क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा उत्साह में होते हैं कि मेरा बच्चा साइंस पढ़ रहा है या कॉमर्स पढ़ रहा है या ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रहा है, क्लियर, और उसमें वो प्राइड लेते हैं, और इस प्राइड के कारण से वो काफ़ी ज़्यादा उत्साह में होते हैं, और इस चीज़ को अभी ख़त्म कर पाना इतनी जल्दी क्या होगा, आसान नहीं होगा, क्लियर। और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे क्या आएगी, दिक्कत आएगी, खास करके जब उनको कहा जाएगा कि आप आर्ट साइंस या कॉमर्स बैकग्राउंड को छोड़ के कोई वोकेशनल कोर्स करें, ऐसा कोर्स करें जिसके बाद क्या मिल सके, जीविकोपार्जन के लिए नौकरी मिल सके। अब देखो कि इसके बाद ब्लू कॉलराइजेशन ऑफ वोकेशंस, और जो एक वाइट कॉलर जॉब होती है, एक ब्लू कॉलर जॉब होती है, ठीक है। वाइट कॉलर जॉब की यदि बात की जाए तो किसी कंपनी के अंदर उच्च पदों पे जो होते हैं, ब्लू कॉलर जॉब जो मिड लेवल पे या उससे नीचे के स्तर पे होते हैं। तो जो शिक्षा है और ख़ास करके वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जाए तो वो या तो बिल्कुल बेसिक लेवल पे एंट्री मिल पाती है या मिडिल लेवल पे एंट्री मिल पाती है। ये चीज़ एक देखने लायक होगी कि इसमें क्या सुधार आ पाता है। अब देखिए कि टारगेट जो है वो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो GER का, कि भाई वो क्या किया जाए 100% कर दिया जाए 2030 तक, यानी कि
2030 तक जितने भी विद्यार्थी हैं सभी को दाखिला मिल जाए, ये टारगेट रखा गया है और इस चीज़ को ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कहते हैं। अब देखो कि मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि जो उच्च शिक्षा में अलग अलग विषयों के बारे में शिक्षा दी जा सके, इसकी संरचना विकसित की जाएगी। और इसके बाद पोर्टेबल क्रेडिट्स, क्लियर, यानी कि एक विद्यार्थी जो हायर एजुकेशन ले रहा है वो एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय या एक निजी शैक्षणिक संस्थान से दूसरे निजी शैक्षणिक संस्थान में जाता है, तो हो सकता है कि उसके बीच में मिसमैच हो और कुछ फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ जाए, जिसमें वो दाखिला लेता है उसमें पैसे देने पड़े, फ़ी देने पड़े, तो ये फ़ी मुहैया करवाई जाएगी सरकार के द्वारा। इसके बाद देखिए कि जब अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात की जाए तो अलग अलग लेवल पे एंट्री भी है और अलग अलग लेवल पे एग्ज़िट भी है, और आप जिस लेवल पे एग्ज़िट करेंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या किसी साल के जिस सेमेस्टर के अंदर आप एग्ज़िट करेंगे, देखिए उसके हिसाब से आपको डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमास दिए जाएंगे। अब देखो कि हायर एजुकेशन के अंदर 2035 तक एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी या एम्बिशियस टारगेट रखा गया है ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो का, वो 50%। स्कूल में 2030 तक 100% चाहिए, हायर एजुकेशन में 2035 तक 50% का टारगेट रखा गया है। अब देखें, एट एपेक्स विल बी द मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, और जब उच्च शैक्षिक संस्थानों की बात की जाए तो ऐसे रिसर्च यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे कि जो अलग अलग विषयों पे रिसर्च जहाँ किया जा सकता है, और इसको कहीं ना कहीं सपोर्ट किससे मिलेगा, वो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो कि बनाई जाएगी। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखिए, रिकॉग्नाइज रोल ऑफ एम्पावर। अब ये जो एम्पावरमेंट के रोल को, जो सशक्तिकरण किया गया है, उसको कहीं ना कहीं पहचान देता है। अब तक क्या था, एफिलिएटेड जो इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी, ये व्यवस्था आपको पता है कि अगले 15 साल में उसको धीरे धीरे फेज आउट मैनर में धीरे धीरे उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ऑटोनॉमस डिग्री जो दी जाएगी, ठीक है, ऑटोनॉमस डिग्री दी जाएगी, और जो इंस्टीट्यूशन होंगे या तो सीधे यूनिवर्सिटी के अंदर आएंगे या वो ऑटोनॉमस होंगे। ये एफिलेटेड जैसी सिस्टम क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और ये जो 15 साल में आगे ख़त्म होने जा रहा है, ठीक है, वो एक ऐसा है मतलब जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं रहा है अब तक जो प्रणाली चली आ रही थी उसके हिसाब से देखा जाए तो, और जो कुछ भी इससे निकल के आया था। और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ऑनलाइन पेडागोगी एंड लर्निंग मेथोडोलॉजी का, यानी कि जो कैसे शिक्षा प्रदान की जाए इसके बारे में जो शिक्षा दी जाती है पेडागोगी के अंदर, और जिस ढंग से सिखाया जाता है उसके जो तौर तरीके हैं उसको ऑनलाइन किया जाए, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत ही बोल्ड प्रिस्क्रिप्शन किए गए, फ्री फ्रॉम पीरियोडिक इंस्पेक्शन, क्लियर, कि समय समय पे स्कूल की इंस्पेक्शन होती थी, कॉलेज की इंस्पेक्शन होती थी, यूनिवर्सिटीज़ की इंस्पेक्शन होती थी। इससे यहाँ पर मुक्ति दी जाएगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अब इनको क्या करना पड़ेगा, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इनको खुद का असेसमेंट करना पड़ेगा, खुद से आकलन करना पड़ेगा, खुद से ये डिक्लेयर करेंगे कि ये भाई हमारी क्या रही है, आउटपुट रही है। इसके बाद पारदर्शिता इनको खुद से लानी पड़ेगी और खुद ये क्या करेंगे, अपने क्वालिटी को मेंटेन करेंगे स्कूल के अंदर। ये क्या है, एक फेवरेबल परसेप्शन है, ठीक है, एक अच्छी सोच कही जा सकती है, एक अनुकूल सोच कही जा सकती है, जिससे कि स्कूल को, कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को ज़्यादा स्वायत्तता मिलेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं होगा, रेगुलेशन होगा, लेकिन वो किसी लीन बॉडी के द्वारा। लीन बॉडी कहने का ये मतलब ऐसी संस्था नहीं जिसमें कि बहुत ही भारी भरकम क्या हो, स्टाफ हो, ठीक है, बहुत भारी भरकम जो प्रोसेस हो, ये चीज़ नहीं होगी। अब उसमें 4 बातें होंगी। सबसे पहले जो ये
लीन बॉडी होगी वो क्या करेगी, स्टैंडर्ड मापदंड तय करेगी। फंडिंग कहाँ से आए, वित्त पोषण कहाँ से मिले, एक्रीडेशन दिया जाएगा, जैसे कि ए या A++ या B++, ठीक है, इस ढंग से उनको मान्यता दी जाएगी। उसके बाद थोड़ा बहुत रेगुलेशन होगा, क्लियर, लाइट कंट्रोल होगा लेकिन टाइट कंट्रोल होगा। समझिए इस बात को, कंट्रोल क्या रखा जाएगा, बहुत कम रखा जाएगा, लेकिन जितना रखा जाएगा वो बड़े मजबूत पकड़ के साथ रखा जाएगा। अब देखिए कंट्री विथ, अब ऐसा भारत जो है यहाँ पर गैर बराबरी बहुत ज़्यादा है, चैलेंजेस जो हैं वो डिसएडवांटेज सेक्शन के जो मतलब शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपंग लोग हैं उनके लिए काफ़ी मतलब उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी दिक्कतें हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुछ प्रस्ताव रखे गए हैं, ठीक है, ये पर्याप्त क्या देगा, सपोर्ट देगा, ठीक है, यदि कोई बच्चा क्या है शिक्षा से वंचित रह जाता है तो, और जितने भी स्पेशली चैलेंज्ड चाइल्ड हैं यानी कि दिव्यांग जितने भी हैं उनको खास करके सपोर्ट किया जाएगा। अब देखें कि अब तक जो भारतीय भाषा थी या भारत की जो ज्ञान प्रणाली थी उसको क्या किया जा रहा था, नेग्लेक्ट किया जा रहा था, उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्लियर, और इसको पहचाना जाएगा और तत्काल इसके ऊपर क्या बात की जा रही है कि जोर डाला जाएगा। और 6% GDP का मतलब खर्च किया जाना जैसा कि टारगेट है अपने आप में बड़ा मुश्किल सा काम है, ठीक है, खास करके यदि हम देखें तो कोविड-19 के कारण से क्या हो रहा है कि टैक्स GDP रेशियो, ठीक है, GDP में टैक्स का कितना योगदान है ये जो है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जो भी रिसोर्सेज हैं सरकार के पास जितने संसाधन हैं उसको भी मांग करने वाले अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है। आज ज़रूरत क्या है, हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की, तत्काल कोविड-19 की स्थिति को निपटने के लिए हेल्थ केयर के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। और दूसरी तरफ नेशनल सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, जैसे कि गालवान वगैरह में जो कुछ भी घटित हो रहा है, हम देखें कि आसपास जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं, यहाँ तक कि भूटान हो, नेपाल की बात की जाए, श्रीलंका की बात की जाए, ठीक है, सभी के साथ रिश्ते थोड़ी तलखी में आती जा रही है। बांग्लादेश के साथ बात की जाए तो अभी ही उन बांग्लादेश में ये कहा गया है कि जो राम जन्मभूमि में जो मंदिर बनाई जाए राम जन्मभूमि की पर, तो वो मंदिर का निर्माण कार्य रोका जाए, इसलिए कि हो सकता है कि बांग्लादेश में इसके कारण से कम्युनल वायलेंस जैसी चीज़ हो। तो ये तो चल रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या स्वास्थ्य का मुद्दा हो। अब देखें, लेकिन यदि सरकार चाहे और सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो रिसोर्सेज तो आ जाते हैं, जो संसाधन चाहिए इस नई शिक्षा नीति के लिए वो मिल जाएगा, क्लियर। अब देखिए कि दूसरा जो एडिटोरियल है वो साइंस टेक से रिलेटेड है, क्लियर, और ये कहा जा रहा है कि हम सेरोलॉजी टेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि ये सेरोलॉजी होता क्या है, क्लियर। अब समझिए कि सेरोलॉजी की बात की जाए तो एक क्या है, वैज्ञानिक अध्ययन है, ठीक है, जिसमें ब्लड सीरम के द्वारा ये पता किया जाता है कि भाई हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो कितना रिस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, कोई भी बाहरी तत्व हमारे शरीर के अंदर आता है। तो मान लीजिए कोई पैथोजन है, पैथोजन कहने का मतलब देखिए, पैथ का मतलब बीमारी से होता है, जन मतलब उत्पत्ति, तो बीमारी को उत्पत्ति करने वाले जैसे वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं या कोई और चीज़ आ गई, धूल कण, पराग कण वगैरह, ठीक है, तो इसके कारण से शरीर में क्या होता है कि थोड़ी सी बीमारियां आने लगती है। अब जैसे ही बाहर से हमला होता है वायरस का, तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो क्या हो जाती है, अलर्ट पे आ जाती है, और वो क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। ध्यान देना, अब कहा जा रहा है कि सेरोलॉजी टेस्ट के अंदर इसी का जांच किया जाता है, ब्लड के अंदर सीरम का जांच किया जाता है, जिससे कि ये पता किया जा सके कि आखिर कितनी एंटीबॉडी है, और यदि एंटीबॉडी उपलब्ध है शरीर में तो इसका ये मतलब है कि वायरस का प्रवेश हो चुका है। अब आप और हम समझें
कि ये सीरम क्या है। सीरम क्या है, देखिए, फ्लूइड एंड सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, क्लियर। तो हमारे शरीर का क्या है, जो तरल हिस्सा है जिसके अंदर ऐसे सब्सटेंस जो कि ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, यानी खून का थक्का जमा देते हैं, ठीक है। मतलब जैसे ही शरीर में कोई कटफट हुई तो बाहर आता है खून, आप देखते हैं कि कुछ चंद मिनटों के अंदर वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ये समझिए कि मोटे तौर से प्लाज्मा जिसमें फिब्रिनोजिन नहीं हो उसको हम क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं, क्लियर है। अब थोड़ा सा जब इसकी चर्चा चल पड़ी है तो हम थोड़ी सी बात किसकी कर लें कि आखिर ये ब्लड क्लॉटिंग होता कैसे। देखिए, तो सबसे पहले जानिए कि जैसे ही ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकलता, पूरी प्रक्रिया मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है, जैसे ही ब्लड हमारे शरीर से बाहर निकलता तो रक्त वाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स जो होती है वो टूट जाती है, क्लियर, और खून जो है शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और ये क्या होता है कि हवा के संपर्क में आता है और इसके कारण से जो प्लेटलेट्स है वो क्या करता है, एक सब्सटेंस छोड़ता है जिसे थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, जो इंजर्ड टिश्यू है आप देख पा रहे होंगे, और जो ब्लड प्लेटलेट्स है, ठीक है, तो ये क्या छोड़ता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ते हैं। अब देखिए कि अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम की उपस्थिति में, देखना, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो कि एक घुलने मिलने वाला प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन की यदि बात की जाए तो कैल्शियम की उपस्थिति में रक्त प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, रक्त प्लाज्मा में जो उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन है उसको क्या बदल देता है, थ्रोम्बिन में बदल देता है, समझना। और थ्रोम्बिन क्या है, एक सक्रिय एंजाइम है, क्लियर, सक्रिय एंजाइम है। और ये सक्रिय एंजाइम क्या करता है कि एक फिब्रिनोजिन जो कि घुलने मिलने वाला जो एक प्रोटीन है प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है उसको फिब्रीन में बदल देता है। किस में बदल देता है, फिब्रीन में बदल देता है। और फिब्रीन क्या होता है, इनसोल्युबल होता है, ये घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। और ये क्या करता है, ऐसे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर, एक जाल जैसा बनाता है। क्या करता है, एक जाल जैसा बनाता, ये आप देख रहे होंगे। अब इस जाल में क्या होता है कि भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह वगैरह आके फंस जाते हैं, इंटेंगल कर जाते हैं, और फिर इसके कारण से क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। अब देखिए कि ये चर्चा में क्यों है, ये सेरोलॉजी का टेस्ट चर्चा में क्यों है, और क्या निकल के आया इस सेरोलॉजी के टेस्ट से, मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, या अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में। देखिए, ये आप समझिए जो वायरस है वो इतना लेथल नहीं होता, इतना घातक नहीं होता है जितना कि हमें शुरू में डर लग रहा था, क्लियर। मृत्यु दर इसके कारण से 3 के आसपास है, समझना, 100 में से 3.3 के आसपास व्यक्ति मरते हैं इसमें, 3.3 के आसपास। लेकिन ये जो इन्फेक्शन है ना वो ज़्यादा डरावना है। ये इन्फेक्शन क्या है, ज़्यादा डरावना है। और जो सेरोलॉजी की सर्वे की गई है कोविड-19 के लिए, मुंबई में देखें तो वहाँ पर क्या पता चला है कि जो 57% लोग जो हैं इसमें पॉजिटिव पाए गए। कहाँ पर, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, ठीक है, कंजस्टेड एरिया में रहते हैं। और 16% लोग जो रेजिडेंशियल सोसाइटी में रहते हैं वो, तो आप देख रहे हैं कहाँ 57% और कहाँ 16%। ये एंटीबॉडीज़ को डेवलप करें। एंटीबॉडीज़ को डेवलप करने का क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन तो हुआ है, वायरस तो प्रवेश कर चुका है उनके शरीर में। अब दिल्ली में जो सेरो प्रेवलेंस स्टडी करवाई गई थी इस महीने की शुरुआत में, देखें जुलाई महीने की शुरुआत में, तो उसमें ये पाया गया था कि क्वार्टर ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोज टू द वायरस, मतलब करीब 1/4 जो जनसंख्या है वो इस वायरस से कहीं ना कहीं ग्रसित हो चुकी है। और जहाँ पर काफ़ी डेंस पॉपुलेशन है वहाँ पर 20% तक ये चीज़ें दिखी है। अब ये दिखलाता क्या है, इस सेरोलॉजी टेस्ट से हमें पता क्या चलता है। देखिए
कि डेंसेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन मोर लाइकली टू बी इन्फेक्टेड। यहाँ पर ये आप देखें कि जहाँ पर आबादी घनी होती है ना, वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहते हैं किस चीज़ के, इस वायरस के फैलने के, संक्रमित करने के लोगों के। लार्ज पॉपुलेशन ऑफ होम एंटीबॉडीज़ वर डिटेक्टेड, और जिसमें मतलब जनसंख्या के एक बड़े हिस्से में जहाँ पर एंटीबॉडी डिटेक्ट किया गया, पता चला, ठीक है, उसमें से अधिकतर क्या हैं, वो बिना लक्षण वाले हैं। अब जब बिना लक्षण वाले हैं तो जो मृत्यु दर है, ठीक है, जो मृत्यु दर है वो आज के डेट में 5.5% दिखाई जा रही है मुंबई के अंदर, देखिए। लेकिन चूंकि बिना लक्षण वाले तो दिखते नहीं हैं, जब बिना लक्षण वाले दिखते नहीं हैं तो अब होगा क्या कि जो इस वायरस से जो संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा होगी, ध्यान देना, और जब ज़्यादा होगी और जो मृत्यु की संख्या वो तो दिख रही है, तो अब होगा क्या, समझना इस चीज़ को, बारीकी को समझना। अब होगा क्या कि ये जो फैटेलिटी रेट जो 5.5% दिखलाई जा रही है, जो मृत्यु की जो दर है, वो कहीं 0.05 से लेके 0.10 तक है, यानी कि फैटेलिटी रेट और कम है। चूंकि हमें बिना लक्षण वाले मरीज पता ही नहीं थे, इसीलिए फैटेलिटी रेट ज़्यादा दिख रही थी जितने संक्रमित लोग हैं उनमें से। अब देखिए, अब अहमदाबाद की जो सिविक अथॉरिटी है, यानी कि वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी की बात की जाए तो 17% तक वहाँ देखा गया। तमिलनाडु ऐसा अभी कंडक्ट कर रहा है। देखिए, कंडक्टेड बाय द वेरियस स्टेट बॉडीज टू चेक द लेवल्स ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। अब हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि जितने लोग संक्रमित होते जाएंगे व्यक्तिगत स्तर पे और ये संख्या बढ़ती जाए तो उनमें क्या होता है, एंटीबॉडी बन जाता। जब एंटीबॉडी बन जाता तो आगे उनके वायरस से ग्रसित होने के चांसेस कम हैं। वैसे अब पाया गया है कि चीन के अंदर और कुछ इटली के अंदर भी कि दोबारा से लोगों को हो रहा है। अभी एक रिपोर्ट आई थी मीडिया के अंदर, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि दोबारा संक्रमित नहीं हो रहे हैं, बल्कि उस समय जो वायरल का लोड है रक्त के अंदर वो क्या हो गया था, कुछ दिनों के लिए कम हो गया था, तो इस कारण से वो टेस्ट में नेगेटिव पाए गए थे। लेकिन फिर से यदि उसकी संख्या बढ़ जाती है तो वो फिर पॉजिटिव पाए जाएंगे, तो लोग बोलते हैं कि दोबारा संक्रमित हो गया। तो एक चीज समझने की जरूरत है कि ये हर्ड इम्यूनिटी क्या होती जाएगी, जैसे जैसे व्यक्तिगत स्तर पे एंटीबॉडीज बनना शुरू होगा लोग ग्रसित होने के बाद, तो धीरे धीरे संख्या जो होगी वो बढ़ती जाएगी। और ये कहा जाता है कि 70-80% तक लोग जब ग्रसित हो जाएंगे तो सामुदायिक स्तर पे एंटीबॉडी जैसी चीज़ें बढ़ जाएगी, क्योंकि अब कम लोग संक्रमित होंगे तो सामुदायिक स्तर पे भी कम होंगे नाउ, और ये 60-70% है। अब देखिए, द लेवल ऑफ एक्सपोजर इज इक्वल टू वैक्सीन, नहीं मतलब जो जितना एक्सपोज होता रहेगा उतना ही जो टीकाकरण की जरूरत कम पड़ेगी, ध्यान देना। ऑल्सो प्रोटेक्ट रेस्ट ऑफ दोज अनइफेक्टेड, और वही जैसा मैंने बताया कि जो लोग अब तक संक्रमित नहीं है उनको भी बचाएगा, क्योंकि अब ज़्यादा जो संक्रमण थी वो फैलेगी नहीं, अब कम फैलेगी, तो जो असंक्रमित लोग हैं उनके ऊपर भी चांसेस कम है संक्रमित होने के। अब देखो, लेकिन हमारे पास दिक्कत क्या है कि हमारे पास इस चीज़ की नॉलेज नहीं है कि ये एंटीबॉडी जो है वो कितने दिनों तक शरीर में बनी रहेगी। जैसा कि मैं चर्चा कर रहा था आपको, एक्सटेंड टू विच द प्रोटेक्ट फ्रॉम द फ्रेश इन्फेक्शन, और कितना वो एंटीबॉडी हमें आगे इन्फेक्ट होने से बचाएगा। हर्ड इम्यूनिटी की यदि बात की जाए तो ये कोई प्रिसाइज साइंस नहीं है, मतलब एक आकलन कह रहा है कि 60 से 70% में सामुदायिक स्तर पे जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है 60 से 70% जब लोग संक्रमित होते हैं तो, लेकिन ये एग्जैक्ट साइंस तो है नहीं, समझना। सो नॉट समथिंग दैट ought to be pursued as a matter of policy। और जब ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है, और साइंस की जो सबसे बड़ी खूबी होती है कि उसमें एग्जैक्टनेस, मतलब सेम कंडीशन में यदि हो तो सेम रिजल्ट आए तब जाके आप उसको साइंस कह सकते हैं। तो ऐसा तो हर्ड इम्यूनिटी के अंदर हो ही नहीं रहा है सामुदायिक स्तर पे, तो फिर आप इसको, या सरकारें चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो इसे क्यों नीति के रूप में लागू कर रही है। अब ICMR का जो सर्वे है, ठीक है,
ठीक है। फर्स्ट 4 मंथ में जो कुछ भी उनका जो रिजल्ट आया था, और देखो फ्रॉम फर्स्ट 100 केसेस एंड अर्ली इन द में, शुरुआत के 100 केस और शुरुआत मई की शुरुआत में जो रिपोर्ट ICMR ने दिया और जो दूसरे स्रोतों से प्राप्त हुई, इसके बीच में फर्क आया एक्चुअल कंफर्म केसेस की यदि बात की जाए तो। अब देखिए जो वायरस जो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, वो उससे ये पता चल रहा है कि ये किलर कम है, कम मारता है, लेकिन इन्फेक्शन ज़्यादा करते हैं। और जो या तो बिल्कुल ऊंचे स्तर पे पहुंच जाए ये इन्फेक्शन, या बिल्कुल निचले स्तर पे आ जाए, ठीक है। लेकिन चाहे वो अमेरिका हो, चाहे भारत हो, या UK हो, या स्पेन हो, या इटली हो, या ब्राज़ील हो, बात कहीं की करें तो सबसे ऊपर के स्तर पे हो या सबसे निचले स्तर पे हो, लेकिन इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग जो हैं वो इससे पीड़ित हो सकते हैं और पीड़ित हो रहे हैं, ठीक है। सेरोलॉजी की यदि बात की जाए तो देखिए इसमें क्या है, एक मोटे तौर से इशारा करता है, किस बात का इशारा करता है कि प्रोग्रेस कैसे हो रहा है, और ये भी पता चल रहा है कि ये लंबे समय तक चलेगा। और ये नॉट ए साइकोलॉजिकल पैलिएटिव, ठीक है, और ये साइकोलॉजिकल पैलिएटिव नहीं है। पैलिएटिव क्या होता है, ऐसे मेडिसिन को कहते हैं या ऐसे मेडिसिनल केयर को कहते हैं, मतलब ऐसी चिकित्सा की पद्धति है, ठीक है, जिसमें रिलीविंग पेन विदाउट डीलिंग विद द कॉज ऑफ कंडीशन, किस कारण से बीमारी हुई है उस पर कहीं कोई काम नहीं किया जा रहा है, यानी कि बीमारी के जड़ पे काम नहीं किया जाता है, सिर्फ लक्षणों के आधार पे दवाई दे दी जाती है, और जिससे कि जो रोगी है उसको लगे कि हाँ हमें राहत मिली है, और वो साइकोलॉजिकली मानसिक रूप से अपने को बेहतर महसूस करे। तो सेरोलॉजी सर्वे से सिर्फ इतना ही हो पाता है, और इसको फुल प्रूफ नहीं माना जाना चाहिए। क्लियर। और अगला जो है वो आपको पता हो और ना भी पता हो तो मैं बता दूं कि हर एक फ्राइडे को एक पार्ले करके आती है, और जिसमें बातचीत की जाती है, ध्यान देना, कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, एक इंटरव्यू जैसी चीज़ें होती हैं, पैनल के अंदर 2 या 3 लोग होते हैं और वो जवाब देते हैं। और इस बार जो चर्चा का विषय है कि क्या सरकार को टेलीकॉम सेक्टर पे थोड़ी सी रियायत बरतनी चाहिए। क्लियर। ये गवर्नेंस से संबंधित मुद्दा है, हम इसे डिस्कस कर रहे हैं और काफ़ी विस्तार से डिस्कस करेंगे। देखिए यदि आप UPSC का प्रिपेयर कर रहे हो, UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप एक चीज़ तो आप जानिए कि जो सबसे बड़ा गुण आपके लिए चाहिए वो धैर्य जैसी चीज़ चाहिए। यहाँ पर शॉर्टकट जैसी चीज़ें कुछ भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन हो या PT के क्वेश्चन हो या फिर इंटरव्यू पैनल के द्वारा जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में होता है। चीज़ों के मूल जो परेशानी है, जो मूल समस्याएं हैं, जो उसका समाधान हो सकता है, ये सब कुछ तथ्यात्मक जानकारी आपको होनी चाहिए। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थीगण, आपके जो छात्र छात्राएँ, जो भी आपके सहपाठी हैं, शिक्षकगण तक इसको पहुँचाएँ और आम लोगों तक भी पहुँचाएँ। चलिए देखते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं इस विषय की। देखिए बैकग्राउंड क्या है ये समझे कि भाई जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर देखिए तो सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ते रहे। सब्सक्राइबर क्या है, बढ़ते रहे। टेली डेंसिटी जो है, टेली डेंसिटी का कहने का मतलब कि पॉपुलेशन के हिसाब से कितनी उपलब्धता है, ठीक है, किसकी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की, नहीं, दूर संचार सेवाओं की, इसको टेली डेंसिटी कहते हैं। और ये इसको देखते हुए पता ये चल रहा है कि टेलीकॉम सेक्टर थोड़ा सा परेशानी में आ चुका है। क्लियर। अब देखिए कि सम टेलीकॉम प्लेयर्स आर फेसिंग एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, और कुछ को तो अपने वजूद पे क्या हो चुका है, दिक्कत हो चुका है, और हो सकता है कि वो ये इतना जो ब्रूट कंपटीशन चल रहा है, बहुत ही मतलब कटिंग थ्रोट कंपटीशन जिसे कहते हैं, यानी कि बहुत गलाकाट प्रतियोगिता, और ख़ास करके जियो के आने के बाद, रिलायंस जियो के आने के बाद तो बहुत सारे कंपनी हैं, उनको तो ये लगता है कि हमें अब बुढ़िया बिस्तर तो बांधनी ही पड़ेगी। क्लियर। तो और इसके अलावा दिक्कत क्या है, गवर्नमेंट अपना
अनपेड ड्यू मांग रही है कि भैया जो बकाया है उसको चलो अभी आप लौटाएं। इन्वेस्टर्स ऑफ ए डिफरेंट ह्यूज लाइनिंग, लेकिन इसके बावजूद भी अलग अलग क्षेत्रों से जो निवेशक हैं वो के कतार में कि भाई हमें मौका दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इनको ये जरूर लग रहा होगा कि भाई आगे जाके इसमें काफ़ी मुनाफा हो सकता है, एक लिक्विडेटिव रिटर्न मिल सकती है, एक जूसी रिटर्न मिल सकती है। अब देखिए और समझना बारीकियों से इन चीज़ों को आप लोग कि देखिए सब्सक्राइबर बेस एंड टेली डेंसिटी। अब टेल डेंसिटी की यदि बात की जाए तो ये बढ़ रहा है 2000 ईस्वी से, ये बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। 1999 में हमने क्या किया था कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया था टेलकॉम पॉलिसी के अंदर, क्लियर। पहले क्या होता था कि यदि आप सैटेलाइट से स्पेक्ट्रम चाहिए तो वो सरकार देगी आपको, तो उस समय आपको सीधे तौर से एक लाइसेंस फी देना पड़ता था। लेकिन 1999 के बाद ये कहा गया कि भैया आप पे एज यू गो, नहीं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको रेवेन्यू शेयर करनी पड़ेगी, ध्यान देना। अब TRAI के मुताबिक, टेलकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक, एक्चुअल 30% लेस एज बैंडाइड इनफॉर्मल वे। अब देखिए कि TRAI ये कहती है कि जो एक्चुअल सब्सक्राइबर है वो 30% कम है, जैसा कि दिखाया जा रहा है इनफॉर्मल वे में। अब कोविड-19 के कारण से क्या हुआ कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनको काम नहीं मिला, भोजन और रहने की दिक्कत होने लगी, तो वो अपने घरों को लौटने लगे। तो फिर बात क्या होगी कि जैसे ही माइग्रेंट लेबर अपने एक मान लो मुंबई से, ठीक है, यूपी जाते हैं या राजस्थान से यूपी जाते हैं, तो वो क्या करते हैं अपने सिम को वहीं भैया छोड़ दिया, एक नया सिम ले लिया या कुछ ऐसी स्थिति। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, माइग्रेंट लेबर जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस की जो उपयोग करना है वो कम कर दिया, ठीक है। और इसके कारण से बेरोजगारी भी है, तो बहुत बार सिम को सरेंडर कर दिया गया, उसको बंद करवा दी गई। अब मैं बिल्कुल आंकड़े के साथ जो इसमें बात रखी गई है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आंकड़े आपको रखने हैं, जब आप मेंस के अंदर आंसर लिखेंगे तो ये आंकड़े आपके लिए काम आएंगे अपने पॉइंट्स को रखने के लिए। अब देखिए 656 मिलियन जो है ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर है, मोबाइल ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर है, समझना इसमें। तो मोबाइल से ब्रॉडबैंड का सब्सक्रिप्शन कितने 656 मिलियन लोगों ने लिया है, लेकिन उनमें से 19 मिलियन के पास ही क्या है, फिक्स ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर है, क्लियर। फिक्स ब्रॉडबैंड कहने का मतलब जो वाईफाई है जो घरों में लगी होती है वो भी वायर के माध्यम से, उसकी बात की जा रही है। तो कहाँ 656 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर मोबाइल वाले, और फिक्स्ड या स्टैटिक वाले जो है सिर्फ 19 मिलियन है, ठीक है। और 656 मिलियन ये तब पहुंचा है जब पिछले एक साल में 200 मिलियन सब्सक्राइबर की बढ़ोतरी हुई है, नहीं तो ये 456 मिलियन के आसपास था एक साल पहले तक। नवीनतम आंकड़े हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए फिर से 35 मिलियन फिक्स लाइन सब्सक्राइबर हैं, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 19 मिलियन ही ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर हैं। और ये चिंता का कारण क्या है कि भाई मोबाइल जो ब्रॉडबैंड है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वो एक स्थिर आपको कनेक्टिविटी नहीं दे पाता। जो फिक्स और वो वायर वाले जो वाईफाई वाले हैं, ठीक है, वायर और वाईफाई वाले मैं बताऊं, वो आपको जो मतलब मोबाइल की कनेक्टिविटी देता है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट स्थिर रखता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं देखी जाएगी। अब ये समझिए कोविड-19 की स्थिति में अब समझने लायक बात है कि वर्क फ्रॉम होम करना है लोगों को, बहुत सारे लोग घरों से काम कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन, आप इंटरनेट के माध्यम से गूगल मीट या इन सब के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, जूम के थ्रू शिक्षा दी जा रही है, क्लियर। और अन्य माध्यम से जियो का भी आया है, उसके माध्यम से भी दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको स्टेबल नेटवर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और वो स्टेबल नेटवर्क कहीं से भी आपको मोबाइल ब्रॉडबैंड तो दे नहीं सकता, ये फिक्स लैंड ब्रॉडबैंड दे सकता, और वो सिर्फ 19 मिलियन है, जबकि टोटल जो है आप
मोबाइल वाले देखो तो 35 मिलियन है। फिर से यदि टेलीमेडिसिन की ज़रूरत है तब भी चाहिए, इन सबों के लिए रिलायबल कनेक्टिविटी चाहिए। नाउ अब कहा जा रहा है इज द एम्बार्गो ओवर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू सेक्स द इंडस्ट्री। अब देखो कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की यदि बात है, सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझ लें। क्या इस एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के कारण से पूरी की पूरी इस इंडस्ट्री हिल जाएगी, परेशानी में आ जाएगी, तबाही की स्थिति आएगी? तो इस चीज़ को समझने के पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि AGR क्या है, ठीक है। नाउ एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू क्या होती है, क्लियर। अब इसके बैकग्राउंड को समझिए, और बड़ा ही दिलचस्प सा बैकग्राउंड है, क्लियर, कि जो कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है वो 1999 में होती है। मैंने बताया कि एक इस जगह पे पॉलिसी में परिवर्तन किया गया, ठीक है। एक पहले क्या था, एक लाइसेंस फी सिस्टम था, एक बार आप एक मुश्त लाइसेंस फ़ी दे दीजिए, आपको ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम मिल जाता है, या जिस भी बैंड के स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि यदि आप टेलीकॉम की सर्विस या टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा देना चाह रहे हो और टेल कंपनीज़ हो, तो आपको कहीं ना कहीं ब्रॉडबैंड की ज़रूरत पड़ेगी या किसी और बैंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो तो सरकार ही उपलब्ध करवा पाएगी सैटेलाइट के माध्यम से, और सैटेलाइट से जब ये आपको दिए जाते थे तो आपसे एक फिक्स लाइसेंस फ़ी ले लिया जाता था, और फिक्स लाइसेंस फ़ी ले लिए जाने के बाद आप अपना बिजनेस करें। लेकिन 1999 में एक परिवर्तन लाया गया सरकार के द्वारा, कहा कि भैया अब हम क्या करेंगे, रेवेन्यू शेयर करेंगे। देखना सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर बात प्रॉफिट की नहीं हो रही है, रेवेन्यू की हो रही है, यानी कि आपके पास जितने पैसे आएंगे उसको शेयर करना पड़ेगा। ये नहीं कि उसमें से आप इनपुट को घटा दो, जो कुछ भी पैसे उसका पैसे को लाने के लिए आपने लगाए हैं एक्सपेंडिचर को घटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं। जितने आएंगे उसी में से आपको शेयर करना पड़ेगा। अब ये मॉडल अपनाया गया, ठीक है, कि शेयर ऑफ द रेवेन्यू एज ए लाइसेंस फी। मतलब लाइसेंस फी तो आपसे लेना ही लेना है, पहले मैं फिक्स लाइसेंस फी लेता था, अब आप अपनी रेवेन्यू शेयर करो, यही आपका लाइसेंस फी होगा आपकी कंपनी का। नाउ और तब जाके हम आपको सैटेलाइट के थ्रू जो बैंडविड्थ है वो दे पाएंगे। अब देखिए शुरुआत में इसको 15% रखा गया था, रेवेन्यू जितना है उसका 100 में से 15 आप दे दो, ठीक है। फिर घटा के 13% किया गया, और 2013 में इसको 8% कर दिया गया। सरकार को लगा कि ज़्यादा मुनाफा आता जा रहा है, और उसके बाद रेवेन्यू शेयर यदि 15% पे किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी और बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए कि AGR को समझते हैं। थोड़ा सा देखिए वीडियो आपका कभी कभी मतलब जो फैक्ट्स हैं और जो कंसेप्ट हैं उसके हिसाब से थोड़ा लंबा खिंच सकता है, लेकिन इतनी बात है कि चीज़ों की क्लैरिटी आपकी हो जाएगी और बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। और मैं आपको बिल्कुल जो शॉर्ट नोट्स है, पिक्चोग्राफ में जो नोट्स है वो भी साथ में उपलब्ध करवा रहा हूँ आपको। देखिए अब झगड़ा कहाँ से शुरू होता है, ठीक है, AGR के मामले में। तो एक टेलीकॉम ऑपरेटर और जो सरकार की बात की जाए, और सरकार में कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, DOT है, क्लियर। अब सरकार का ये कहना है कि देखो कि आप रेवेन्यू जो है, देखिए दो तरह की बातें होती हैं, एक इनका कोर सेक्टर होता है टेल कंपनीज का, और एक क्या होता है नॉन कोर सेक्टर। समझिए पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। कोर सेक्टर के अंदर क्या है कि वो टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है जो टेली कंपनीज हैं, जैसे वॉइस ओवर या डेटा सर्विस आपको मिलेगा, ये इनका कोर काम है या कोर कॉम्पिटेंसी कह सकते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं ना, इनको मुनाफा भी होता होगा, ठीक है, लाभांश भी मिलता होगा, ठीक है। अब उस लाभांश से भी तो रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को, समझना। उसके बाद कंपनियां कभी कभी क्या करती है, आपने देखा होगा जैसे एयरटेल है, क्लियर, वो नोकिया के साथ या हुआई के साथ, इन सबों के साथ मिलके क्या करती है, या सैमसंग के साथ मिलके उनके हैंडसेट को बेचती है, क्लियर। उससे भी तो रेवेन्यू आएगा इनके पास। ये रेंट से भी इनको रेवेन्यू आता है, जैसे इनके जो टावर होते हैं वो टावर शेयर कर लेते हैं, तब भी इनको रेवेन्यू आएगा। इसके बाद प्रॉफिट से भी इनको रेवेन्यू आएगा। तो अब टेलीकॉम सेक्टर का क्या कहना है और सरकार का क्या कहना है, अब समझिए इस बात को। टेलीकॉम सेक्टर ये कह रही है कि हमारा जो आपके साथ करार हुआ था रेवेन्यू का, उस करार में
सिर्फ और सिर्फ कोर टेलीकॉम सर्विस से जो रेवेन्यू आ रही थी हम उसी को साझा करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके स्पेक्ट्रम है उससे तो मैं यही कमा रहा हूं। अब इसकी कमाई से प्रॉफिट को इकट्ठा कर करके इसको जमा कर करके यदि मैंने कोई और काम धंधा शुरू किया और उससे कमाई आ रही है तो आप वो सैटेलाइट के कारण से थोड़ी हो रही है, वो तो मेरे कारण से हो रही है, इस कंपनी के अपनी जो परफॉर्मेंस है उसके कारण से हो रही है। समझिए इस बात को। लेकिन सरकार क्या कह रही है, विवाद यहीं पे है। सरकार क्या कह रही है कि नहीं, कोर सेक्टर के अलावा जो नॉन कोर सेक्टर में जो आपको आ रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो जो सैटेलाइट से बैंडविड्थ मिला और उस बैंडविड्थ से आपने कमाई की, फिर कमाई से आपको प्रॉफिट मिली, फिर प्रॉफिट से आप आगे पैसे लगा रहे हो, तब तो और रेवेन्यू ला रहे हो। ठीक है, तो आपको दोनों का शेयर देना पड़ेगा, कोर सर्विस का भी और नॉन कोर सर्विस का भी। ये सरकार कह रही है, टेलीकॉम कंपनी कह रही है कि नहीं जी हम तो सिर्फ कोर सर्विस का देंगे शेयर। अब ये मामला 2013 में ये डिस्प्यूट स्टार्ट होता है और ये मामला किसके पास पहुंच गया, TDSAT के पास पहुंच गया। समझना बड़ा दिलचस्प है। और टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद अब TDSAT ने ये कहा कि जो AGR है उस AGR के अंदर नॉन कोर सेक्टर शामिल नहीं है, यानी कि यहाँ पर अपर हैंड एक तरीके से जीत देखें तो किसको मिल गई है, तो टेलीकॉम कंपनीज को मिल गई। TDSAT ने जो अपना फैसला सुनाया। अब देखिए आगे क्या होता है। गवर्नमेंट इसके खिलाफ क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट मूव कर जाती है और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये एक आर्गुमेंट रखा कि it has wise discrimination in laying down terms and condition while giving a spectrum। क्लियर? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कहा कि देखिए कि स्पेक्ट्रम जब मैं देता हूं तो वहां पर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको रखने की आज़ादी मेरे पास है। क्लियर? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि TDSAT के द्वारा जो फैसला दिया गया टेल कंपनीज के फेवर में वो क्या है, गलत है। ठीक है, और इनको सिर्फ और सिर्फ टेल कंपनीज के बीच में और सरकार के बीच में जो समझौता हुआ वो लीगल है या इलीगल है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ विचार करना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने TDSAT के फैसले के ऊपर कहा। ना कि आप AGR के डिफिनेशन में चले जाओ और ये बताओ कि इसमें नॉन कोर सेक्टर शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला है वो किसके हक में दे दिया, सरकार के हक में दे दिया और कहा कि ऐसा है कि AGR के अंदर ध्यान देना कि कोर सेक्टर के रेवेन्यू और नॉन कोर सेक्टर के रेवेन्यू दोनों आते हैं। और जैसे ही ये फैसला दिया गया तो इसका तो कुछ असर पड़ेगा और असर क्या पड़ा कि करीब 1.4 लाख करोड़ टेली कंपनीज को किसको चुकाने होंगे, तो सरकार को चुकाने होंगे। अब देखिए इसमें परेशानी की बात क्या है, एक तो ड्यूज जो है बकाया है वो देना पड़ेगा, बकाए के ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और साथ में पेनल्टी चूंकि आपको पहले दे देना चाहिए था वो नहीं दिया तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक चीज़ आप देखिए कि जो लाइसेंस फ़ी एक समय में 23,189 करोड़ था वो बढ़ के 92,642 करोड़ हो गया। क्लियर? और स्पेक्ट्रम यूजेस का जो चार्जेस 11,594 करोड़ था वो बढ़ के 46,321 करोड़ हो गया, ये बढ़ गया काफ़ी ज़्यादा। अब देखिए, और टोटल जो होता है ये मामला, टोटल ये 92,642 करोड़ के आसपास, और इस 92,642 करोड़ में 54% तो किसको चुकाना है, एयरटेल को और वोडाफोन को। अब रिलायंस जियो को बहुत कम चुकाना है क्योंकि साल 2 साल पहले ये आई है तो उनके ऊपर ये ड्यूज नहीं बनता। ठीक है, ध्यान देना। अब इस ड्यूज के अंदर ये जो ड्यूज है, ये बकाया है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी नहीं है, सरकारी कंपनियां भी हैं। ध्यान देना इस चीज़ को। तो चाहे वो BSNL को 2,098.72 करोड़ और या फिर MTNL को देखें तो 2537.48 करोड़ देने हैं।
तो इसमें प्राइवेट और नॉन प्राइवेट यानी सरकारी दोनों ही शामिल है। अब चूंकि ये पूरा का पूरा किस पे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है, हंगामा किस पे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे हो रहा है। अब देखिए कि यहीं पे बात आती है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कि मतलब किसी भी देश में कंपनी को लगाना या कंपनी को ऑपरेट करना या सरकार की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाई जा रही है वो कितना आसान है, ठीक है। और इसके ऊपर यूनाइटेड नेशंस क्या करता है, एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का एक रिपोर्ट देता। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से यदि देखें तो 2014 की बात की जाए तो हम 142वें स्थान पे थे 190 देशों में, फिर ये घट के 130वें स्थान पे, फिर 2015-16 में वही बना रहा, फिर 2017 में हम 30 पायदान की छलांग लगाते हुए 100 पे पहुंच गए, और फिर 2018 में 77 पे, और फिर 2019 का जो रिपोर्ट है जो सबसे मतलब लेटेस्ट रिपोर्ट है वहाँ पर हम 63वें पोजीशन पे पहुँच गए। लेकिन यदि कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने का, अनुबंध को लागू करवाने की बात है तो हम 190 देशों में 163वें पायदान पे हैं, वहाँ पे हमारी स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब देखिए यहाँ पर और क्या क्या परेशानी है, और थोड़ी विस्तार से और बड़ी बारीकियों से चीज़ों को समझना, और टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड और आज की परेशानियों से संबंधित यदि कोई प्रश्न आ जाए पीटी मेंस में तो आप बिल्कुल इसको उत्तर करने की स्थिति में होंगे। अब देखिए कि 2 कमियाँ गिनवाई गई, ठीक है। एक तो गवर्नमेंट ने जो ये डिमांड किया है ना कि पीनल इंटरेस्ट फ्रॉम द टेलीकॉम कंपनी, और कि आपके ऊपर सज़ा लगाई, मतलब आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, ठीक है, और वो चुकता करना पड़ेगा। यदि टेलीकॉम कंपनी इसको ये मानती है तो इसका क्या मतलब हुआ कि टेलीकॉम कंपनी क्या है, डिफ़ॉल्टर है, यानी कि विलफुल डिफ़ॉल्टर है, जानबूझ के वो नहीं दे रही, जबकि ये मामला तो कोर्ट में चल रहा था। अब कोर्ट में यदि फैसला आने में 7 साल 8 साल 10 साल लग जाते हैं तो इसमें टेलीकॉम कंपनी की क्या गड़बड़ी है, गलती क्या है, तो आप क्यों उनसे पेनल्टी मांग रहे हो, ठीक है। तो पेनल्टी में वेव ऑफ मिलना चाहिए, ऐसा विचार है, ठीक है। अब देखिए 15-16 साल से ये केस चल रहा है। अब आप कर क्या रहे हो, इसमें लीबर के हिसाब से आप क्या मांग रहे हो लीबर क्या है, लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट। इसमें क्या होता है कि एक रेफरेंस रेट है, ठीक है, जो कि अनसिक्योर्ड लोन जब लेन देन की जाती है, बोरोइंग की जाती है एक बैंक के द्वारा दूसरे बैंक से, तो ये जो जिस रेट पे लंदन के सेंटर मतलब यूके के सेंट्रल बैंक के द्वारा जो रेट तय किया जाता है दैट इज़ द लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट, क्लियर। तो सरकार क्या कर रही है कि जो लीबर का रेट है +2% आपसे लिया जाएगा, क्लियर। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, साथ में इसको कैलकुलेट कर रही है इस इंटरेस्ट रेट को, कितने साल से ये बकाया है, कितने साल से चल रहा है, उसके आधार पे। अब देखिए, लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को तो दे दिया कि भैया आपको इंटरेस्ट सब देना पड़ेगा, 92,000 करोड़ के आसपास देना पड़ेगा। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिक्ष देवास का जो मामला था, और जो अभी के हमारे CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बोर्डवे, वो उन्होंने कहा था कि आप वेव ऑफ क्यों नहीं करते, इस पेनल्टी में छूट क्यों नहीं देते, क्लियर। क्योंकि दिन ब दिन जब तक ये केस चलता रहा है, देवास के मामले में कहा, ठीक है, अंतरिक्ष देवास के मामले, दिन ब दिन जब ये केस डिले होता जा रहा है तो आपको क्या करना पड़ रहा है कि कंपनी के ऊपर जो लायबिलिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो आप इस पेनल्टी को तो कम से कम वेव ऑफ कर दीजिए। लेकिन इस केस में टेलीकॉम कंपनीज के केस में कहा कि नहीं, पेनल्टी भी देना पड़ेगा। तो ये बात थोड़ी सी समझने लायक बात है कि सुप्रीम कोर्ट एक ही जैसी 2 स्थिति में अलग अलग सिद्धांत क्यों मान रही है, ठीक है। अब देखिए, सो व्हाई नॉट सेम प्रिंसिपल। अब देखिए कि एजीआर के अंदर 2, अब इस कॉम्प्लिकेशंस को समझिए। एजीआर के अंदर 2 चीज़ें हैं, क्लियर। एक तो लाइसेंस फी होती है और एक स्पेक्ट्रम चार्ज होते हैं, क्लियर। अब मान लो कि एक तरीके से मान लीजिए कि कोई कमरा है, हमने उसको लीज पे ले लिया, क्लियर। लीज पे यदि 90 साल के लिए ले लिया तो फिर दोबारा से हर एक महीने किराया क्यों दूंगा, ये सोचने लायक बात है, एक तर्क की बात है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब इस चीज़ को पृष्ठभूमि में रखते हुए समझने की कोशिश करें कि जो 5% जो है ये यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फ़ी लिया जा रहा है और 3% लाइसेंस फ़ी लिया जा रहा है।
लाइसेंस फी के अंदर भी दो हिस्से हैं, क्लियर। AGR के अंदर दो हिस्सा है, एक लाइसेंस फी और एक स्पेक्ट्रम चार्ज, क्लियर। ये टोटल 5 प्लस 3% कितना होता है, 8% के आसपास। अब देखो स्पेक्ट्रम चार्ज जो है 2300 मेगाहर्ट्ज के लिए करीब 1% है और 7 से 8% तक ये बढ़ जाता है अलग अलग मेगाहर्ट्ज के हिसाब से। तो कुल मिला के देखिए 8% यहाँ से और 7% भी मान लीजिए यहाँ से, तो करीब 15% जो देना पड़ रहा है AGR के रूप में देना पड़ रहा है रेवेन्यू का, समझना। अब ये पॉलिसी गड़बड़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार जब आपने स्पेक्ट्रम के लिए पैसे दे दिए, ठीक है, तो फिर बार बार आपसे क्यों चार्ज किया जा रहा है, क्लियर। अब देखिए लाइसेंस फी की यदि बात की जाए, वो 3% से ज़्यादा कहीं भी नहीं है पूरे विश्व में, जिसमें कि USOF भी शामिल है। पूरे विश्व में 3% से ज़्यादा नहीं है और भारत में देखो तो 15% तक। अब कोई भी कंपनी, टेलीकॉम कंपनी भारत में आके पैसे लगाने से पहले 2 बार तो जरूर सोचेगी। हाँ, चूंकि बेस इतना ज़्यादा है, सब्सक्राइबर इतना ज़्यादा है, तो जरूर से एक लुक्रेटिव बिजनेस यहाँ पर मिल सकता है, इसीलिए भी आ रही है। लेकिन सरकार ने जो माहौल तैयार करके रखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट जिस दिशा में पूरी चीज़ को ले जा रही है, ये थोड़ा सा गलत दिशा में जा रहा है। अब देखिए जो पिछला जो ऑक्शन हुआ था उसमें स्पेक्ट्रम की नीलामी पे 60,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, किसके द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा, क्लियर। अब देखो फिर आप बार बार क्यों मांग रहे हो। अब क्या स्पेक्ट्रम का कोई डेप्रिसिएशन होता है क्या, कोई उसमें टूट फूट होती क्या उसका कोई मैनेजमेंट कॉस्ट है। एक बार सैटेलाइट भेज दी गई, एक बार वो ऑपरेट कर रहा है, तो आप तो ले ही चुके हो पैसे एक बार, और एक मुश्त लिया टेलीकॉम कंपनी से आपने 60,000 करोड़ तक ले लिया। तो ये सोचने लायक बात है कि फिर दोबारा क्यों ले रहे हो, एक लीज दिए हुए कमरे के ऊपर फिर से आप रेंट क्यों ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का जहां तक सवाल है, ठीक है, गॉन बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द DOT, वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से चली गई, क्लियर। और उनको करना क्या चाहिए था भाई, या तो इसको कैंसिल कर देना चाहिए था या फिर AGR को रिवाइज करना चाहिए था और कम से कम पेनल्टी को समाप्त करना चाहिए था, कम करना चाहिए था, क्लियर। अब देखिए और भी थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। अब 5G की बात समझते हैं कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द रेवेन्यू पर यूज़र ARPU, ITU ICT प्राइस एक स्टडी की गई, उसमें क्या पता चला, इंडिया की जो रैंकिंग है एक 49th है, ठीक है, मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की यदि बात की जाए। लेकिन जो रेवेन्यू आता है ना कंपनी को यहाँ पर, वो बहुत ज़्यादा नहीं आता। 1.5 GB पर मंथ का जो एवरेज प्लान है, ठीक है, उसके लिए ARPU जो है $4.7 पर मंथ है, ठीक है, यदि PPP के हिसाब से, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बात की जाए। लेकिन दुनिया भर में ये कितना है, $8.45 मिल जाता है कंपनियों को। तो अब देख लीजिए कि इतना बड़ा फ़र्क है यहाँ पर। भारत में इनको रेवेन्यू कम मिल पाती है और ARPU को की यदि बात की जाए तो इसको इंक्रीज़ किया जा सकता है टेल कंपनीज़ के द्वारा, ठीक है। लेकिन एक इकोसिस्टम आपको डेवलप करना पड़ेगा, खास करके जब आप 5G लाने जा रहे हो, 5G पे काम करने जा रहे हो। तो एक तो बैंडविड्थ कनेक्टिविटी की बात होगी, ठीक है, उसको बेहतर करना पड़ेगा। उसके बाद एक आप सोल्यूशन प्रोवाइडर के रूप में होंगे, ठीक है, और बिजनेसेस के साथ आप क्या करो, टेलीकॉम कंपनीज क्या करें, बिजनेस के साथ क्या करें, मतलब टाई अप करें। और ख़ास करके जब 5G की बात की जा रही है और, ठीक है, IoT की बात की जा रही है नाउ, तो इंटरनेट ऑन थिंग्स की यदि बात की जाए तो इसमें देखो होता क्या है कि मतलब जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या जो भी गैजेट्स हैं, जहाँ तक कार है, आप AC की बात करो, रेफ्रिजरेटर की बात करो, सबको आप एक जगह पूल कर देते हो, एक ही जगह इकट्ठा कर देते हो ताकि एक ही जगह से वो ऑपरेट। तो इस ढंग के कुछ सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे तो ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे, क्लियर। अब देखिए कि पहले क्या था, 0.235 GB सब्सक्राइबर पर मंथ
ठीक है। अब ये बढ़ के कितना हो गया, 10 GB तक हो चुका है, क्लियर। 60% जो लॉन्ग डिस्टेंस के कॉल हैं, इंटरनल हो या एक्सटर्नल, वो इंटरनेट ब्रॉडबैंड से की जाती है, नहीं इंटरनेट ब्रॉडबैंड से की जाती है। ध्यान देना, जो वैसे किया जाना चाहिए, वॉइस ओवर से किया जाना चाहिए, वो नहीं किया जाता है। रेगुलेटर को समझना क्या है, ठीक है, कि जो रेगुलेटर शुड लुक इनटू द टैरिफ, टैरिफ पे देखें डेटा के संबंध में और वॉइस कॉल के संबंध में, ठीक है। और अभी भी जो वॉइस कॉल की यदि बात की जाए, स्टिल लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर, क्लियर, यहाँ पर है, और ये एक्चुअली इधर की तरफ मुड़ के यहाँ से वॉइस कॉल करते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि वो सीधे डायरेक्ट कॉल करें, ना कि इंटरनेट के माध्यम से करें, ठीक है। और साथ में जो फ्री बांटी जा रही है कंपनियों के द्वारा, खास करके रिलायंस जियो के द्वारा, तो TRAI के द्वारा इसके मतलब शुरुआत में ही इसके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। और इसके कारण से पूरी की पूरी मार्केट जो है वो क्या होती जा रही है, अनकम्पिटिटिव होती जा रही है, और बहुत सारे कंपनी को दिक्कत हो रही है इसके। जो कि 5G इज़ नॉट अबाउट द कनेक्टिविटी स्पीड बट क्रिएटिंग इकोसिस्टम, एक ऐसा इकोसिस्टम जिससे कि टेलीकॉम ऑपरेटर भी हों, ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी हों, इसमें गवर्नमेंट भी शामिल हो, और सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाले भी लोग हों, जैसे कि प्रोवाइडर ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे मैंने बताया कि सबको एक साथ जोड़ दें। अब जैसे एक बात कीजिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझने के लिए कि जो जैसे AC का प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो AC के प्रोडक्शन में असेंबली लाइन में क्या किया जाता है कि उसमें बारकोड लगा दिया जाता। अब कितने AC प्रोड्यूस हुई, वो जो मेन हब पे सारे डेटा है, वो कहाँ गई वो भी सारे डेटा है, क्लियर। किस गाड़ी से किस रिटेलर के पास, किस होलसेलर के पास गया, वो भी डेटा है। अब वो AC इंस्टॉल कर ली जाती है, तो उसमें चिप भी होते हैं, वो चिप ये बताता है कि कितने कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है या कितनी हीट वो जनरेट कर रहा है, क्लियर। वो सेंसर लगे होते हैं, वो सेंसर आपको एक इंटीग्रेटेड वे में सारा डेटा दे देगा कि भैया जो LG कंपनी है या कोई और जो वोल्टास है, उसके कारण से कितनी गर्मी जा रही है वातावरण में, ठीक है। और मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, अब इशू क्या है, लिमिटेड स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ इज बीइंग ऑक्शन, ठीक है। अब जो बैंडविड्थ का ऑक्शन है वो लिमिटेड ही हम ऑक्शन कर रहे हैं, पूरे के पूरे कर भी नहीं है। ऑक्शन मेथोडोलॉजी भी अपने आप में गड़बड़ है। एक रिजर्व प्राइस जो रखी गई उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए, ठीक है, वो भी इतना ज़्यादा रखा गया कि कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है। अब देखिए कि 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बात की जाए तो 2016 में, ठीक है, 2016 में से अभी भी ये बिका नहीं है, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा बेस प्राइस रख दिया, इसके लिए रिजर्व प्राइस रख दिया कि कोई उतना लगाने को तैयार नहीं है, कोई भी टेलीकॉम कंपनी, ठीक है। तो इसको जीरो रिजर्व प्राइस किया जाना चाहिए। अब देखो 5G कंज्यूमर का जहाँ तक सवाल है तो 100 मिलियन है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से अकेला 80% कहाँ पर है, तो चीन में। कितना है, 80% कहाँ पर है, तो चीन में। अब देखिए, अब चीन 5G के अंदर कौन कौन शामिल है, ये सुविधाएं कौन प्रदान कर रहा है, तो एक हुआई और ZTE है, नोकिया है, इरेक्शन है, ठीक है। इन सभी की यदि बात की जाए, स्टिल इन प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, यहाँ पर 5G का तो अभी मानकीकरण किया जाना है, ठीक है। और इसमें लड़ाई यूरोप वर्सेस चाइना की चल रही है कि नोकिया और इरिक्सन हावी रहेगा या हुआई ZTE हावी रहेगा, क्लियर। लेकिन पूरी की पूरी दुनिया ये देख रही है कि 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या लड़ाई चल रही है, खास करके USA और चीन के बीच में। अब एक इंटर ऑपरेटेबिलिटी भी एक इशू है कि भाई आप एक ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर की तरफ जा सकें, तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। 5G की यदि 5G अब 5G चलाने के लिए आपके पास मोबाइल भी तो उस ढंग के होने चाहिए, तो कितने के पास ये उपलब्ध है। अब डिबेट इस बात पे भी है कि E एंड V बैंड जो है वो डेंस अर्बन एरिया में प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इजराइल ने 5G टेक्नोलॉजी के अंदर E और V बैंड का प्रयोग नहीं किया है, ताकि क्योंकि ये एज ए हेल्थ हैजार्ड है, हेल्थ के ऊपर असर डाल रहे हैं, ठीक है। अब लेकिन एक सल्यूशन तो ये भी है ना कि कैसे एक सल्यूशन कहे या समस्या पहले कह लीजिए, बेहतर ये होगा कि फाइबर
और वाईफाई को कैसे, वाईफाई हॉटस्पॉट को कैसे मिक्स किया जाए कि 5G टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाए। अब देखिए कि कोई 5G टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये क्या करेगा कि स्पीड देगा, 100 Mbps की स्पीड आ गई, क्लियर। आप FTHS के द्वारा भी ये 100 Mbps तक की स्पीड ला सकते हैं। अब देखो प्रेजेंट पोजीशन क्या है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कि जो शुरुआत में AT&T, टेलस्ट्रा और एटिसलैट ये पैसे लगा रही थी, अब क्या है गूगल भी इसमें पैसे लगाने जा रहा है, ठीक है। और इंडिया में और गूगल और फेसबुक क्यों पैसे लगाने जा रहा है, क्योंकि 650 मिलियन मोबाइल ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर्स है। अब देखो यहाँ तक कि अमेजन भी पैसे लगाने जा रहा है एयरटेल के अंदर। अब एयरटेल के अंदर पैसे लगा के क्या करेगा, अमेजन ई-कॉमर्स को डिजिटल क्लाउड से जोड़ देगा ताकि ज़्यादा मतलब सुविधा दी जा सके किसको, सब्सक्राइबर्स को। अब देखिए, अब इस विषय से बाहर निकलते हैं और एक और विषय है, वो क्या है कि लॉकडाउन के समय में क्या क्या स्थिति रही है, सामाजिक मुद्दे हैं, ठीक है। तो ये GS पेपर फर्स्ट के अंदर सोशल इश्यूज़ का है। देखो डोमेस्टिक वायलेंस जो है, खास करके सेक्सुअल एब्यूज़ की यदि बात की जाए तो वो रेड जोन में ज़्यादा हुई है, क्लियर, जब लॉकडाउन चल रही थी, इसकी तुलना यदि ऑरेंज एंड ग्रीन जोन से की जाए। तो जेंडर बेस्ड जो वायलेंस है वो क्या होता जा रहा है, वो घरों में ज़्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि जो लोग बाग थे वो घर से बाहर तो निकल नहीं रहे थे, ठीक है। ऐसा वर्किंग पेपर में पता चला है, ठीक है। और वो वर्किंग पेपर का नाम क्या है, शोध जो किया गया, जो पता चला है, अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस ऑफ लॉकडाउन, कोविड-19 एंड द शैडो पेंडेमिक। अब देखिए कि नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ने ये कहा कि इस दौरान डोमेस्टिक वायलेंस में 131% की वृद्धि हुई है, ऑनलाइन एब्यूज़ में 184% की वृद्धि हुई है, जब हम तुलना करें रेड जोन की किससे, दूसरे जोन से, यानी कि ग्रीन और ऑरेंज जोन से, क्लियर। हैरेसमेंट, रेप केसेस, क्लियर, और सेक्सुअल असॉल्ट, इसमें कमी आई है, क्योंकि घर के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस तो होगा लेकिन हैरेसमेंट, रेप केसेस या सेक्सुअल वायलेंस जैसी चीज़ें कम होगी। तो रेड जोन में ये चीज़ें कम देखी गई है, यदि इसकी तुलना रेड जोन और ग्रीन ऑरेंज जोन में कम देखी गई, यदि इसकी तुलना किससे की जाए तो ग्रीन जोन से की जाए। ओके, देखिए 1 मई से जो कुछ भी सरकार के द्वारा निर्देश जारी किए गए उसमें रेड जोन का क्या मतलब है, हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस, स्ट्रिक्ट कर्व ऑन द पब्लिक, जहाँ पर सबसे ज़्यादा केस होगा तो लोगों के मूवमेंट पे सबसे ज़्यादा अंकुश वहाँ पे लगाए। ऑरेंज जोन की बात की जाए तो जहाँ पर जो केसेस की संख्या जो है, नए केसेस जो आ रहे हैं उस आने का जो दर है वो घटे, तो उसको ऑरेंज जोन में रखा गया। ग्रीन जोन की यदि बात की जाए तो ऐसे क्षेत्र को जो कि जहाँ पर पिछले 21 दिनों से कोई नया केस ना आया हो, उसको ग्रीन जोन के अंदर रखा गया। अब जो कंपैरिजन की गई है उसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का भी डेटा लिया गया 2019 और 2020 तक में। देखिए इसमें है क्या कि ये इसलिए लिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं पैट्रिशियल माइंडसेट के कारण से भी ये चीज़ें होती है, जो पुरुषवादी जो समाज है और जो मानसिकता है, इसके कारण से ये घरेलू हिंसा वगैरह होती है। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को भी ध्यान में रखा गया। और जो आज का लास्ट है, ठीक है, वो क्या है, यूएस इकोनॉमी सिंक्स बाय, ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है और पेपर 3 के अंदर। अब देखिए कि जो यूनाइटेड स्टेट की जो अर्थव्यवस्था है 33% उसमें कमी आई है। कॉमर्स डिपार्टमेंट ने अपने सेकेंड क्वार्टर्स का रिपोर्ट जो दिया है जीडीपी का उसमें, और ये 1947 के बाद से सबसे तेज़ गिरावट है। और इससे पहले 10% कंट्रैक्शन कब हुई थी, 1958 में, क्लियर। और अप्रैल जून तिमाही की बात की जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ के 14.7% तक हो चुका है। अब देखिए स्पेंडिंग बाय कंज्यूमर कोलैप्स्ड, और जो उपभोक्ताओं के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है वो बिल्कुल गिर चुका है।
अब जो फेडरल है, यानी कि जो वहाँ के केंद्रीय बैंक है, उसने इंटरेस्ट रेट को करीब करीब जीरो रखा है। क्या रखा है? इंटरेस्ट रेट को जीरो रखा है, ताकि लोग ज़्यादा क्या लें, मतलब लोन लें और वो लोन फिर से मार्केट में जा सके। क्लियर ना? अब जो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जान लीजिए कि जीडीपी जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जा चुकी है। यूएसए का 33% तक गिरावट आपने देखा ही एक क्वार्टर के अंदर, और जो रिकवरी भी है वो बहुत ही कमज़ोर रिकवरी हो रही है, ये नहीं कि बड़ी तेज़ी से रिकवरी हो रही है। नाउ अब देखिए कि इससे पहले सरकार ने, यूएसए के सरकार ने 3 ट्रिलियन का क्या दिया था, फिस्कल पैकेज दिया था, सरकार की तरफ से सहायता राशि घोषित की थी। ठीक है, और जो इसके अंदर जो पैसे मिले थे उससे जो कंपनियां थी वो अपने कर्मचारियों को क्या दे पाई, वेतन दे पाई। अब देखिए कि ये फ़र्क है यूएसए में जो व्यवस्था की गई और भारत में जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो व्यवस्था की गई। अब देखें कि कहा जा रहा है कि लाखों अनएम्प्लॉयड अमेरिकन्स को इस दौरान $600 प्रति हफ्ते का क्या दिया गया, एक सप्लीमेंट दिया गया, एक्स्ट्रा दिया गया, जो कि 1 अगस्त को क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है, और इसी कारण से ये क्या है, चर्चा में है। ठीक है, तो आज की वीडियो ज़रूर लंबी थी, लेकिन हमने बहुत सारे मुद्दे के ऊपर डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आपको लंबी लेकिन गहरी बातचीत और जो मंत्रणा आपके साथ हुई है और जो कुछ भी आपने सीखा होगा वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा। ठीक है, आप को यदि मेरा वीडियो पसंद आता हो तो आप इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने सहपाठियों तक पहुंचाएं, अपने शिक्षकगण तक पहुंचाएं और अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। ठीक है, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। कोविड-19 के इस स्थिति में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करके ही घर से बाहर निकले, मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। धन्यवाद।